हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इनकम टैक्स सीखने वाले हैं। इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में सीखने वाले हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, आपके साथ शेयर करता हूं। सो विराट कोहली हैज एडवर्टाइजमेंट इनकम इन यूके कुछ प्रोडक्ट उसने एंडोर्स किए हैं। शुड ही पे टैक्स इन इंडिया ऑन द यूके एड इनकम? ये सवाल है मेरे दिमाग में। एक और सवाल है, AB de Villiers हैज एडवर्टाइजमेंट इनकम इन इंडिया। इंडिया में कुछ प्रोडक्ट में उसने एंडोर्स किया है AB de Villiers ने। शुड ही पे टैक्स इन इंडिया ऑन इंडियन एड इनकम? तो अगर इन दोनों प्रश्न के उत्तर अगर हमें चाहिए तो फिर हमें जरूर रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना जरूरी है ना। ये दोनों क्वेश्चन, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जानने के बाद ही इन दोनों प्रश्न के उत्तर हमें मिल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में पहले हमने डिवाइड किया है। एक है रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल एंड HUF और दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फर्म, कंपनी, AOP, BOI। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और HUF के लिए दो कैटेगरीज हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और ऐसे ही फर्म, कंपनी वगैरह के लिए भी दो कैटेगरी है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। बट इंडिविजुअल्स के लिए अगर इंडिविजुअल या HUF रेसिडेंट हो जाते हैं तो उनके लिए दो और कैटेगरी है, और ये दो और कैटेगरी तभी एप्लीकेबल है जब या तो वो रेसिडेंट हो गए हैं, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं। और ये कब होगा? जब वो ऑलरेडी रेसिडेंट है। तो ध्यान रखिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए एक्चुअली तीन कैटेगरी हो गए। एक हो गया R&OR, शॉर्ट में इसको R&OR बोलेंगे। दूसरा हो गया R बट NOR और तीसरा हो गया NR। तो ये जो तीन कैटेगरी है वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है। बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ दो कैटेगरी है, या तो वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिविजुअल कब रेसिडेंट है वो सीखने वाले हैं। बाकी सब कैटेगरीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम HUF, फर्म और कंपनी के बारे में सीखेंगे। तो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है? सेक्शन 611 में जो कंडीशन लिखा गया है उसको हम बेसिक कंडीशन बोलते हैं। और वो बेसिक कंडीशन के मुताबिक अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर उसको बोलते हैं, 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रहता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, सेक्शन 611। अगर कोई इंडिविजुअल ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो क्या? तो हमारे पास दूसरा कंडीशन है। तो पहला अगर फुलफिल नहीं हुआ तभी हम दूसरे कंडीशन पे जाएंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? सेक्शन 612, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर। एंड नोट करना, इधर बीच में एंड है। एंड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 365 डेज और मोर। दो कंडीशंस हैं सेक्शन 6:1 में, दो कंडीशंस हैं। अगर पहला फुलफिल नहीं हुआ, पहला कह रहा है कि इंडिया में 182 डेज अगर हैं तो रेसिडेंट हो गया। अगर पहला फुलफिल नहीं होता है तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड में अगर आप देखें तो दो कंडीशन है और वो दोनों फुलफिल होने जरूरी हैं। पहला कंडीशन में जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज उसके रहना इंडिया में जरूरी है। एंड पिछले 4 सालों में, ये प्रीवियस ईयर जाने दो, इसके पिछले 4 साल देखिए, पिछले 4 साल का टोटल स्टे अगर 365 डेज या उससे ज्यादा हुआ है एंड पहला भी कंडीशन फुलफिल हुआ है तो वो इंडिविजुअल उस साल के लिए रेसिडेंट हो जाएगा। ये वीडियो के एंड में हमने प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व किए हैं। अभी थियरी एक्सप्लेन करेंगे, एंड में हम सम्स करेंगे ताकि एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाए
कि इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है और कब नॉन रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाया है, 611 अगर फुलफिल हो गया तो वो रेसिडेंट हो गया, फिर 612 हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, 611 फुलफिल नहीं हुआ तो हमने 612 चेक किया, 612 में ए एंड बी दोनों फुलफिल हो गए, दोनों में यस लिखा है तो भी वो रेसिडेंट हो गया। तीसरा सिनेरियो लिया है, 611 फुलफिल नहीं हुआ, ए फुलफिल नहीं हुआ, बी हो गया, पर क्योंकि यहां पे हमने ब्रैकेट किया है ये दोनों फुलफिल होने जरूरी है, कोई भी एक फुलफिल हुआ तो वो रेसिडेंट नहीं है। ऐसे ही चौथा सिनेरियो लिया है, इधर ए फुलफिल हुआ है पर बी नहीं हुआ है, तो अगेन दोनों में से एक फुलफिल अगर नहीं होगा तो रेसिडेंट नहीं होगा। और लास्ट केस जहां पे 611 या 612 कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो इंडिविजुअल रेसिडेंट नहीं है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस गिनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख के रखे हैं, ये आप मेरे साथ लिखते रहिएगा एक पेज पे। रेसिडेंट स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। काफी टाइम में ना बच्चे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है सो एंड सो फ्रॉम यूएस केम टू इंडिया तो बच्चे लोग तुरंत ही वो नॉन रेसिडेंट है ऐसे बोलते हैं। अरे भाई वो अमेरिकन है इसका मतलब है वो नॉन रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है। तो सिटीजनशिप का और रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई कनेक्शन नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए सिर्फ एक चीज हमें देखना है, वो इंडिया में कितने दिन था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, रेसिडेंशियल, जैसे मैंने बताया रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स ऑन स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो देयरफॉर रेसिडेंशियल स्टेटस कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर वो स्टे पे डिपेंड है तो स्टे तो चेंज होता है, तो अगर इंडिया में स्टे चेंज होता है तो हो सकता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो। फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ डेज, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर बोथ इज काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 15 अगस्त को कोई इंडिया में आया तो इंडिया का अराइवल डेट 15 अगस्त और इंडिया से गया 28 मार्च को, तो डे ऑफ डिपार्चर हुआ 28 मार्च। सो बोथ डेज आर काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ओवरली इंफॉर्मेशन देंगे तो जब हम बोलते हैं वन डे मतलब क्या होता है, तो लॉ के हिसाब से 24 आवर्स इज वन डे। तो अगर क्वेश्चन में आवर्स का इंफॉर्मेशन दिया, यानी 15 अगस्त को 12 बजे लैंड किया दोपहर को, 28 मार्च को 4 बजे शाम को टेक ऑफ किया, तो ऐसे जब आवरली इंफॉर्मेशन दी गई है तो टोटल 24 आवर्स विल बी टेकन एज वन डे। इन दैट केस जो चौथा हमने रूल लिखा है वो काम का नहीं है। तो चौथा रूल कब काम का है, जब पांचवा नहीं दिया है, जब आवर्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ बोला है 15 को आया 28 को गया, तो दोनों दिन हम इंडिया में अज्यूम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस। तो वो इंडिया में आया, कुछ दिन बॉम्बे में था, कुछ दिन दिल्ली में था, कुछ दिन यूपी में था, इंडिया में ही है ना भाई, तो इंडिया में वो कहीं पे भी रह सकता है। तो स्टे कैन बी एनीवेयर इन इंडिया। और सातवां पॉइंट है, स्टे कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लो वो 15 अगस्त को इंडिया में आया, अक्टूबर में चला गया, फिर वापस दिसंबर में आया, मार्च में चला गया, तो एक साल के दौरान कभी भी आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साल का टोटल स्टे हम निकालेंगे। तो स्टे नीड नॉट बी कंटिन्यूअस ऑल्सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं एडवाइस करूंगा एक शीट ऑफ पेपर पे आप लिख लीजिए, पूरे चैप्टर में बहुत काम आएंगे। तो अभी कुछ करते हैं एक्सेप्शन। एक और बार जरा आपकी नजर लेके जाऊं पहले वो कंडीशंस पे, ये वाले पेज पे। तो इधर दो कंडीशन है बेसिकली, 611 और 612। 612 हम कब चेक करेंगे, जब 611 फुलफिल नहीं हुआ है। और 611 फुलफिल नहीं हुआ है का मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में 182 डेज से कम रहा था। ठीक है, तो अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं स्पेशल केसेस में जिसको हमें देखना है। तो एक्सेप्शन क्या है, तो यहां पे मैं जो 3 पॉइंट्स लिखने वाला हूं, उन 3 इंडिविजुअल्स को
612 एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो सिनेरियो में 611 फुलफिल अगर नहीं हुआ तो हम 612 चेक नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये 3 केसेस कौन से हैं जिसमें 612 एप्लीकेबल नहीं है, वो देखते हैं। पहला, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है ऑन एन इंडियन शिप, जो शिप है वो इंडियन शिप है, एज अ क्रू मेंबर। मतलब आप रुस्तम को याद कर सकते हो, ठीक है ना, अक्षय कुमार को याद कर सकते हो, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है कि मतलब परमानेंटली नहीं, बट व्हेन ही इज लीविंग ऑन एन इंडियन शिप एंड एज अ क्रू मेंबर। सेकेंड, he is an Indian citizen who leaves India during previous year for the purposes of employment, मतलब पैसे कमाने के लिए, या तो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, कुछ भी हो सकता है, पर वो जो जाने वाला बंदा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड ही मस्ट बी लीविंग इंडिया इन दिस प्रीवियस ईयर। ओके, थर्ड रूल है इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, पर थर्ड में दो कैटेगरी है, एक इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इस साल में वो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया है और आउट ऑफ इंडिया से वो इंडिया आ रहा है। तो आउट ऑफ इंडिया में ही इज एंगेज्ड इन आइदर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब कर रहा है, या बिजनेस है, या प्रोफेशन है लाइक सीए, या फिर डॉक्टर है, या वोकेशन है लाइक कारपेंटर। सो इज ऑलरेडी एंगेज्ड आउटसाइड, कम्स टू इंडिया, इस साल वो इंडिया आ रहा है। और इंडिया क्यों आ रहा है? विजिट के लिए, विजिट मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए वो आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 केसेस में 612 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 611 चेक करेंगे, अगर फुलफिल हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो 3 केसेस को थोड़ा सा कैटेगराइज करके समझते हैं। पहले 2 सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है और वो इंडिया से जा रहे हैं उसके लिए है। तीसरा 2 कैटेगरी के लिए है, एक तो इंडियन सिटीजन के लिए है और दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, और वो तीसरा कंडीशन कोई इंडिया आ रहा है उसके लिए है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं। तो जिस इंडिविजुअल के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं और तब इंडिया डिवाइडेड नहीं था, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएस में हूं और मेरे पिताजी भी यूएस में ही थे, पर उनके पिताजी यानी कि मेरे दादा इंडिया में बॉर्न हुए थे पार्टीशन के पहले से, 1930 में बॉर्न हुए थे मेरे दादा। तो फिर मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया एंड इन दैट केस मैं वो एक्सेप्शन वाले केस में आ जाऊंगा। और फिर अगर मैं इंडिया आ रहा हूं, मैं तो हूं यूएस में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पर मेरे दादा इंडियन ओरिजिन है, उनके रूट्स इंडिया में हैं, तो जब मैं इंडिया में आऊंगा तो मैं वो एक्सेप्शन वाले कैटेगरी में होऊंगा एंड फिर मुझे 612 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ सम्स करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, अनिल एज 23 years, born and brought up in Patna, has never gone out of India. What is his residential status for previous year 1920? अब जब हम previous year 1920 बोलते हैं मतलब वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 से और वो ख़त्म होता है 31 मार्च 20 पे। ये पूरा हमारा प्रीवियस ईयर बोल दो, फाइनेंशियल ईयर बोल दो, इनकम ईयर बोल दो, सब एक ही बात है। तो अभी अनिल जी के लिए हम चेक करेंगे 611। 611 क्या बोलता है? 611 कहता है कि स्टे जो है प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो अभी हम चेक करते हैं। अनिल जी इस साल में इंडिया में ही थे ना, कभी बाहर गए ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, तो उनका स्टे कितना हुआ? 365 डेज हो गया। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हुआ? यस सर हुआ। तो अनिल प्रीवियस ईयर 1920 में रेसिडेंट हैं, इंडिया में रेसिडेंट है। ठीक है, काफी सिंपल सा समय ये। एलेक्सा एज 25 years, born and brought up in US, मतलब एनआर है, ऐसा कोई तो सोच रहा है, मुझे पता है कोई तो सोच रहा है, तो गलत सोच रहा है। यूएस में अगर रहती है तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये डिसाइड नहीं होता है।
रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए स्टे देखना पड़ता है। तो देखते हैं एलेक्सा इंडिया में कब आई, कब गई। तो केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल, ओके, एंड वॉज इन इंडिया टिल 31 मार्च। मतलब ये प्रीवियस ईयर पूरा साल इंडिया में थी वो। व्हाट इज हर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आगे गिनने का जरूरत ही नहीं है, जैसे हमारे अनिल भाई साहब थे वैसे ही एलेक्सा है। तो शी वॉज इन इंडिया फॉर ऑट 365 डेज ना, तो एलेक्सा रेसिडेंट इन इंडिया है फॉर दिस प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, वो यूएस सिटीजन है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील जी 29 ईयर्स है। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15 जुलाई फॉर वर्ल्ड टूर। एक घूमने के लिए गए हैं, जॉब के लिए नहीं गए हैं, वर्ल्ड टूर बाबा 15 जुलाई को चले गए। एंड ही हैज नॉट कम बैक टू इंडिया टिल 31 मार्च। घूम ही रहे हैं अभी भी 31 मार्च तक, वर्ल्ड टूर पे गए भाई, काफी पैसा भी लेके गए होंगे। तो अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना, अप्रैल 19 से लेके मार्च 20, उसमें कितने समय के लिए वो इंडिया में थे। तो मैं यहां पे मंथ्स लिखता हूं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल तो पूरा थे, हाँ सर 30 दिन थे अप्रैल के। मई में थे, यस सर मई में भी थे 31 डेज। जून में थे, यस जून में 30 डेज थे। जुलाई में 15 जुलाई को वो उड़ गए। तो हमने पहले बताया आपको कि डे ऑफ डिपार्चर इंडिया में काउंट करना है। तो जुलाई के कितने दिन थे, 15 दिन। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 1 6, 3 3 3 9 और 1 10, तो 106 डेज वो इंडिया में थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर 1920 में। अभी मैं 611 लिख रहा हूं, 611 लिख रहा हूं। तो 611 क्या बोलता है, स्टे 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। हमारा स्टे कितना है, 106 है। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हुआ, नहीं सर नहीं हुआ। ओके, तो अभी 612 चेक करना है, पर 612 चेक करने के पहले सोचना पड़ेगा कि क्या ये भाई साहब एक्सेप्शन में आते हैं क्या। तो इज ही इंडियन सिटीजन, यस। इज ही लिविंग इंडिया, यस। इज ही लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नो। इज ही लिविंग ऑन इंडियन शिप एज अ क्रू मेंबर, नो। तो वो एक्सेप्शन में है, नो। तो 612 एप्लीकेबल है, यस। तो अभी 612 चेक करते हैं। तो 612 में दो कंडीशन है, 612 में दो कंडीशन है। ए क्या बोलता है रे, 60 डेज से ज्यादा वो इंडिया में होना चाहिए। तो वो कितने दिन था, 106 डेज, तो ये फुलफिल हो गया। 612 में बी कंडीशन क्या कहता है कि पिछले 4 साल में 365 डेज टोटल होना चाहिए, पिछले 4 साल। तो अब एक्चुअली क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं है, पर ऐसा अजम्पशन होगा कि ये जो 15 जुलाई को जा रहे हैं वो पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं है ना, इसके पहले का डेटा कुछ दिया नहीं। तो हम अज्यूम करेंगे कि 15 जुलाई को पहली बार गए हैं, तो पिछले 4 सालों में वो इंडिया में ही थे। तो पिछले 4 साल का टोटल 365 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो हम काउंट करने का जरूरत नहीं है, हमें अभी तो सिर्फ समझना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। एग्जाम के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो जो हमारे सुनील भाई साहब हैं वो रेसिडेंट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से। अब्दुल एज 45 ईयर्स, लेफ्ट इंडिया ऑन 15 अगस्त, है ना, हमारे इंडिपेंडेंस डे को ही छोड़ के गए, फॉर अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन यूएस। ठीक है, H1B वीजा मिल गया होगा उनको, तो जा रहे हैं 15 अगस्त को। तो अभी वापस गिनना पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अब 15 अगस्त को गए हैं तो अगस्त के 15 दिन। तो 1 2 3 4 120 हो गया और 130 हो गया और फिर 7 ऐड करेंगे, सो 137 डेज वो इंडिया में थे। तो 611 फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। 612 एप्लीकेबल है, नहीं सर। ये भाई साहब हमारे एक्सेप्शन वाले हैं अब्दुल जी, है ना, क्योंकि वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर अ जॉब। तो 61B उनके लिए, 612 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम चेक भी नहीं करेंगे। तो 611 फुलफिल अगर नहीं हुआ तो अब्दुल जी हमारे लिए इस साल नॉन रेसिडेंट हो गए। प्रीवियस ईयर 1920 में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस होगा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, जल्दी से एक लास्ट सम देख लेते हैं। AB डिविलियर्स विजिटेड इंडिया फॉर 110 डेज, है ना, IPL के लिए, पता है आपको।
तो 110 days every year for since last 5 years. What is his residential status? तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं. 611 फुलफिल हो रहा है क्या बच्चों? 611 नहीं हो रहा है सर. 110 दिन ही था तो 182 नहीं हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया. क्या वो एक्सेप्शन में आता है? नहीं. एक्सेप्शन या तो इंडियन सिटीजन के लिए है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है. एबी डिविलियर्स के पिताश्री मतलब पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं? नहीं, ऐसा बोला तो नहीं है, तो नहीं, तो वो स्पेशल इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आते हैं. तो 612 हम चेक करेंगे. तो 612 चेक करते हैं. ए कह रहा है कि 60 डेज से ऊपर, तो हाँ जी 110 दिन है, मोर देन 60. और 612 बी कहता है पिछले 4 साल में टोटल 365, तो 4 साल का टोटल तो 440 हो जाएगा ना, ये भी फुलफिल हो गया. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तो फिर 612 फुलफिल होने की वजह से वो रेसिडेंट हो गए प्रीवियस ईयर 1920 में. तो ये वीडियो में हमने सीखा इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ऐसे ही वीडियोस हम हमारे चैनल पे रेगुलरली अपलोड करते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलना. ठीक है बच्चों, एक अनाउंसमेंट करना है तो बने रहिएगा इस वीडियो में. तो हम जूनियर कॉलेज को सिखाते हैं, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज को सिखाते हैं, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज को सिखाते हैं अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी. हम डिग्री कॉलेज को भी सिखाते हैं. डिग्री कॉलेज में हम बीकॉम को सिखाते हैं, बैफ यानी कि बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएफएम यानी कि बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इनके सारे के सारे सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक सारे डिग्री कॉलेज के लेक्चर्स हम लेते हैं. और प्रोफेशनल कोर्सेज में हम सीए फाउंडेशन पढ़ाते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, वन ऑफ द फैकल्टीज़ मी माई सेल्फ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, और इनके अलावा भी सारी फैकल्टीज़ एक्सपीरियंस्ड हैं और क्वालिफाइड भी हैं. बच्चों हमने एक ऐप डेवलप किया है ई लर्निंग के लिए, और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ. तो एक पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो फेस टू फेस क्लास है दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स. और आज के टाइम में ये ज़रूरी भी है, आपको पता है सिचुएशन कैसा है. तो फेस टू फेस क्लास इज रिप्लेस्ड इन आवर ई लर्निंग ऐप बाय अ लाइव प्लस अ रिकॉर्डेड लेक्चर. जो ट्रेडिशनल लर्निंग है दैट इज रिप्लेस्ड बाय फ्लिप लर्निंग. फ्लिप लर्निंग का मतलब है हम जैसे ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया तो ये वीडियो आपने देखा, अब इसके बाद कुछ वीडियोस हम रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, आपको वो खुद देखने हैं, समझने हैं, और समझने के बाद जब लाइव लेक्चर होगा तो उसमें आपको डाउट्स पूछने हैं. तो इट्स अ मिक्स ऑफ लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर. फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस पे पढ़ना और उसके जगह पे अपने टाइम पे और अपने जगह पे पढ़ना, ये बहुत ही डिफरेंस है. तो फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस लर्निंग विल बी रिप्लेस्ड बाय माई टाइम एंड माई प्लेस लर्निंग. तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने हमारे ई लर्निंग के लिए लेके आए हैं. हम क्या क्या ऑफरिंग दे रहे हैं? तो एक ऑफरिंग है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन वीडियो, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये फ्री है सभी लोगों के लिए. हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सपन परीख कॉमर्स क्लासेस, उसमें ये वीडियो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है फ्री. सेकंड हमारा ऑफरिंग है फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स. तो हर एक चैप्टर के फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको मिलेंगे. उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर आपको दिया है. और उसके अलावा तो पहले दो जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो. तीसरा ऑप्शन जो है जिसमें आप फुल कोर्स हमारा ले सकते हो, जो भी स्टैंडर्ड्स हमने आपको बताए, उसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट्स भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे एंड डाउट सेशंस भी होंगे. तो वो सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है. एक हमारा ई लर्निंग ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. तो उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए वो नंबर पे आप कॉल करिएगा. विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल के लिए आर एंड ओ आर क्या होता है और आर बट एन ओ आर क्या होता है वो डिटेल में सीखने वाले. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.